फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में जो भी हम लोग का प्रैक्टिस सेट का 4 का जो भी क्वेश्चन बचा था उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने ये PDF परचेज नहीं किया तो जरूर परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई समय गवाते हुए चलिए आपका क्लास को स्टार्ट कर किया जाता है और इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 नहीं किया था, तो क्वेश्चन नंबर 12 आज करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 है, क्वेश्चन नंबर 12 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या दिया हुआ है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक व्यक्ति 2 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, तो वह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए वो कितने समय में वो दूरी तय करेगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने मिनट में 2 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो 2 घंटे 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, वो निश्चित दूरी निकाल लो। ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, सबसे पहले वो निश्चित दूरी निकालेंगे हम लोग। देखेंगे, देखिए 2 घंटे 45 मिनट को हम लोग क्या करते हैं, 45 मिनट को लिख सकते हैं 45/60, यानी ये हो जाएगा आपका 15 से 45, 15 चौक 60, यानी 2 सही 3/4 घंटा। ठीक है, 2 सही 3/4 घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे दूरी, समय कितना दिया हुआ है 2 सही 3/4, 4 दूनी 8, 3 11/4, 11/4, 4 4 कैसे होगा, बचेगा दूरी कितना आपका 11 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा, अब आपका निकालना क्या है कि 16.5 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ते हुए कितने समय में वो दूरी तय करेगा। आपको ये निकालना है। तो देखिएगा क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जो समय निकालना है, समय और क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है आपका 11 किलोमीटर, चाल कितना है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 110/165। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हो 11 × 10/165। तो 11 कम 11, 5 5 11 5 55, यानी 10/15 घंटा। ठीक है, यहाँ से और इसको लिख सकते हो 2/3 घंटा। अब हमारा देखिए 2/3 तो आ गया आपका, घंटे में आया है, लेकिन किस में आया है, घंटे में। अब इसको हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो आपका मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर आपका घंटे में दिया होता तो 2/3 घंटा आता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आपको, मिनट में दिया है, तो इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। तो यहाँ से 3 दूना 26, 20 दूना क्या होगा 40 मिनट। तो 40 मिनट ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घोड़े की सवारी करता है। ठीक, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट कितना 6 मिनट रुकता है। बताएं 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, कह रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, घोड़े की सवारी करता है, और हर 7 किलोमीटर पे 6 मिनट के लिए क्या कर जाता है, रुक जाता है, और 90 किलोमीटर क्या करता है टोटल चलता है। तो भैया जब 7 किलोमीटर पर रुक जाता है तो क्या कर दो आप 90/7 कर दो, टोटल स्टॉपेज निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, टोटल स्टॉपेज निकालो कि टोटल कितनी बार वो रुकता है, 90 किलोमीटर की दूरी में वो कितनी बार रुकता है, कितने 7 किलोमीटर की दूरी पर रुकता है। तो 12 7 84, यानी 12 स्टॉप प्लस 6 किलोमीटर, 12 स्टॉप प्लस 6 किलोमीटर इतना दूर वो रुकता है, और हर स्टॉप पे उसको लगता है 6 मिनट। तब 12 स्टॉप पे कितना लगेगा, 12 × 6, यानी कितना लग जाएगा 72 मिनट। ये चीज़ें समझ में आई। जैसे मान लीजिए एक बार 7 किलोमीटर पर रुकता है तो 90 किलोमीटर टोटल दूरी है उसकी, तो 7 से डिवाइड कर दें तो टोटल 12 स्टॉप हो जाएगा, 12 7 84, यानी 12 बार रुकेगा प्लस 6 किलोमीटर अभी और चलेगा। तो 12 स्टॉप रुकने के लिए एक स्टॉप रुकता है 6 मिनट के लिए, तो 12 स्टॉप पे कितने मिनट के लिए रुकेगा 72 मिनट के लिए। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा आप लोग, 72 मिनट, यानी 72 मिनट 12 स्टॉप रुकता है। ठीक है, अब बताइए अगर ये 90 किलोमीटर जो दूरी है, ठीक है 18 किलोमीटर प्रति घंटे से बिना किसी ब्रेक के चलता है तो कितना समय लगेगा, ये पहले निकालेंगे। अब देखिए 18 5 90, 18 5 90, यानी 5 घंटे में बिना किसी ब्रेक के 5 घंटे में ये दूरी तय कर लेगा 90 किलोमीटर। लेकिन ब्रेक कितना लेता है 72 मिनट, तब प्लस 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा
12 मिनट इसमें ऐड कर दो तो 5 एक 6 घंटा 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और जो 14 15 था वो हम कर चुके थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। देखिएगा, इफ़ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो तुरंत आप थीटा की मान जो भी यहाँ पे दिया होगा, जो भी ऑप्शन दिया होगा उसको रख के सेटिस्फाई करेंगे। अगर थीटा बराबर 2 आ जाता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका 45 डिग्री दिया हुआ है तो 45 रखेंगे तो tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1 कितना हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। और बी मान लीजिए रखते हैं 60 डिग्री तो tan 60 का मान √3 अब प्लस cot 60 का मान 1/√3 तो नहीं आएगा, इसको जोड़ने पर 2 नहीं आएगा। तो इसी तरह इसी भी उसी डी रखेंगे तो आपका 2 नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है। कोई समकोण त्रिभुज है, सॉरी जो है ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ स्थित है, द सर्कमस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल इज। तो देखिए जो भी त्रिभुज का परिकेंद्र होता है वो आपका ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो कर्ण होता है इसके मिड पॉइंट पे क्या होता है, स्थित होता है। तो ऑन द पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यदि कोई वृत्त है, ठीक है, ठीक, उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कितना कोण होगा। तो केंद्र पर कितना आंतरिक कोण होगा आपको ये बताना है। देखिएगा इसमें, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है तो आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा, मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किल ड्रा करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से चीज़ों को देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका सर्किल हो गया। ठीक, अब मान लेते हैं इसमें कहीं आपका ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका क्या हो गया ए बी, इसको मान लेते हैं ए, ये बी क्या हो गया, जीवा हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया रेडियस। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस, इसको मान लेते हैं ओ, सेंटर ओ और ए बी इज, अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग। ए बी आपका क्या है, ए बी आपका हो गया जीवा यानी कॉर्ड, और ओ ए और या ओ बी आपका क्या है रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है, क्या है रेडियस है। ठीक, तो ओ ए और ओ बी क्या है रेडियस है और ए बी क्या है जीवा। तो कह रहा है यदि किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर हो, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। ठीक, ये तीनों क्या है बराबर है, तो जब ए बी बराबर है तो ये डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला देंगे तो क्या हो गया, एक आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। जब ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी है, मतलब कि जब देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है यदि किसी वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है, ए बी क्या आपका जीवा है, ओ ए क्या आपका वृत्त की त्रिज्या है। जब वृत्त की त्रिज्या जीवा के बराबर है तब जब इसको बराबर करेंगे तो जो ए भी तो आपका एक प्रकार से, ये मान लीजिए यहाँ पे डी मान लेते हैं, ये भी तो एक प्रकार से जीवा हो गया। जब ये जीवा बराबर तो तीनों जीवा क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया क्वेश्चन को, एक बार अच्छे से देखना एक बार और। जैसे मान लो ए आपका सर्किल हो गया, ए आपका सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जीवा हो गया। जीवा बस क्या होता है, जो बस सेंटर से पास ना करे बाकी कहीं से पास करे वो क्या होता है जीवा होता है। ये आपका रेडियस हो गया दोनों। ठीक है, दोनों रेडियस हो गया। अब बोल दिया ओ, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, ए बी बराबर बोल दिया है ओ ए या ओ बी बोल दिया है क्वेश्चन में, ये बोल दिया, ये यहाँ बोल दिया है। जब यहाँ पर जीवा के बराबर है त्रिज्या तो ये भी तो एक प्रकार से जीवा है, ये भी एक प्रकार से जीवा है। अब तीनों क्या बन गया, इसको बीच में से हटा दोगे क्या बन जाएगा, एक प्रकार से आपका एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ से समबाहु त्रिभुज आपका बन जाएगा। समबाहु जब त्रिभुज बन जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का आंतरिक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बिना किसी पेन की मदद से, बिना किसी चीज़ के, बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया। अगर आप चाहें तो बस वैसे दिमाग में सोच कर इसको लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको और मिलता होगा तो और आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 3√5 ब्रैकेट में 7 - 3√5 पूछ रहा है का वर्गमूल है। ठीक, वर्गमूल पूछा है कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से इन शब्दों को देखिएगा, क्या पूछा, वर्गमूल पूछा है। ठीक है, वर्गमूल पूछा है, स्क्वायर रूट पूछा ना कि स्क्वायर पूछा है। सबसे पहले इसको सब सॉल्व करेंगे तो a + b और a - b के फॉर्म में है। तो 7 × 7 = 49 माइनस 3 × 3 = 9 × 5 = 45। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4, तुरंत 4 मिल गया, तुरंत क्या करेंगे, ए टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसलिए तो पहला ऑप्शन जो है आपको ए दिया गया 4 गया, तुरंत यहाँ टिक कर देंगे। लेकिन नहीं, वर्गमूल पूछा है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग देखिए। इसे दिया sin 43 डिग्री बाई cos 47 प्लस cos 90 डिग्री बाई sin 71 माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री इज। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन देखा जाए तो ऊपर वाला चेंज कर दो, या तो नीचे वाला चेंज कर दो। मैं नीचे वाला चेंज कर देता हूँ। तो sin 43 डिग्री बाई और cos 40 को क्या लिख सकते हो, sin 19 माइनस 47 ये लिख सकते हैं। प्लस अब cos 19 को भी क्या लिख सकते हो, इसको भी लिख दो, sin 19 माइनस 19, एक मिनट यहाँ से लिख देता हूँ मैं, sin 43 डिग्री बाई sin 19 माइनस 47 प्लस sin 19 माइनस 19 बाई sin 71। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे भी 71 से यहाँ पे 43 आ जाते, कट जाएगा दोनों। यहाँ 1 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 8 cos स्क्वायर cos 60 का मान 1/2 का 1/4 स्क्वायर है तो 1/4, 4 दूनी 8, 2 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो बचेंगे उसको अगले दिन सॉल्व करके फिनिश कर देंगे। ठीक है, बहुत ही स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसमें आप क्या कीजिए, आप जल्दी से मैराथन लगा कंप्लीट करा दीजिए। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे जो भी 12 सेट दिया है आपको, मैं 12 सेट लगभग हो गया 20-25 दिन दिए हुए। इसमें से अगर 12 सेट में से अगर आप लोगों ने कुछ भी क्वेश्चन जो छूटा है अगर वो आप बता देंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बाकी आप एग्जाम, ये तो जरूरी नहीं है कि यही सेम टू पेपर आएगा, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जो प्रैक्टिस सेट है वो आप, मैं तो करा ही रहा हूँ, जितना मुझसे बन रहा है उतना तो मैं करा रहा हूँ आपसे। अगर मान लीजिए समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता ये, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। कि आप यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब सर कराएंगे तो करेंगे, सर कराएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और मैं आज एक सेट का 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ, तब उसमें का आगे का जो सेट है उसका जो 10 क्वेश्चन है उसका भी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप कर ही सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो अलग बात है। इसमें जो भी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमको हर क्वेश्चन सॉल्व कराना है, आपको बस वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है जो आपको आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी आपको आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे भरोसे बैठेंगे तो नहीं होगा कि सर कंप्लीट कराएंगे तो करेंगे, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। तो आपको इसलिए तो पीडीएफ दिया जा रहा है, पीडीएफ इसलिए दिया जा रहा है कि आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अपने मन से लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं तो करा ही दूंगा, मैं तो किसी तरह इसको कंप्लीट करा ही दूंगा, लेकिन आप अपने मन से करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं मुझे कुछ आ रहा है। नहीं तो ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। 12 प्रैक्टिस सेट है, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं है, 20-20 क्वेश्चन है। मैंने जैसा बताया था आपको मैथ पढ़ने के लिए, उसमें अब तक इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब तक आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट लगा देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कीजिए। आप लोग ये सोचिए कि हाँ सर ने करा दिया, आप सर ने प्रैक्टिस सेट 5 का 7 क्वेश्चन करा दिया, बचा 13 क्वेश्चन, हम उसको आज कर लेंगे। और सर ने कल वो करा दिया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6 का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम करेंगे। तो ये चीज़ें आप करते, मैं तो करा ही रहा हूँ, आप खुद से भी करते चलिए, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका अच्छे से जो भी क्वेश्चन होगा आपको आएगा। ठीक है, खैर छोड़िए, बाकी चीज़ें आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इस क्वेश्चन में एक नौका 7 सही 1/2 मिनट, ये 7 सही 1/2 मिनट है। ठीक है, 7 सही 1/2 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है और 1 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से ऊपरी प्रवाह में जाती है। तो स्थिर जल में नौका की गति कितनी होगी।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें आप सोच सकते हैं, जैसे कि एक नौका मिनट में दे दिया 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में, तो सिंपल से आप निकाल दो कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, तो कितना जाएगा 1 किलोमीटर, ये 7 से 1/2 मिनट इधर है। तो ठीक है, इसमें क्या कर दो आप 15/2 मिनट हो गया, 15/2 में 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 1 घंटा हो जाएगा। यानी 15/2 में 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 चौक 8 यानी 60 मिनट। यहाँ से 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 8 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में ये 8 किलोमीटर जाएगा। तो 1 घंटा में कितना हो गया, ये 8 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, निचले प्रवाह में जब जा रहा है तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए डी वाला कितना हो गया 8 किलोमीटर 1 घंटा में, और अप स्ट्रीम कितना कर रहा है 5 किलोमीटर 1 घंटा में। ठीक है, अब पूछा शांत जल में नौका की गति। तो शांत जल में जो नौका की गति का फार्मूला होता है वो क्या होता है, आप ये नोट कर लीजिएगा, D+U/T। डी क्या है आपका डाउन स्ट्रीम यानी धार निचले प्रवाह, और यू क्या है आपका ऊपरी प्रवाह बट्टे 2, दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो और 8 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13/2। अब 13/2 कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी 6 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिएगा क्वेश्चन, एक नौका, थोड़ा सा इसको आप लोग आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ जगह बच जाएगा थोड़ा सा, जहाँ पर मान लीजिए इसमें लिखता हूँ तो आपको अच्छा नहीं दिखता होगा, यहाँ थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा। तो एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना से नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, तो स्थिर जल में नौका की उस धारा की गति का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसा बनाया गया है, एकदम कॉन्सेप्ट की तरह बनाया गया है, आपको थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा। तो आप लोग थोड़ा इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। मैं आपको तब तक 2 फार्मूला बता देता हूँ। अगर धारा की दिशा में गति पूछे तो कितना हो जाएगा x + y, और धारा की विपरीत की दिशा में गति पूछे तो x - y। ये क्या है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये आपका 2 फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में कितना है x + y, फार्मूला हो गया। तो अब देखिए गति बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4, तो d/t, x + y बराबर d/t, और x - y बराबर क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जब नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है, समय क्या लगता है आधा लगता है, तो समय का आधा कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा d/2t हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक नौका कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में d/t की तुलना में नीचे की ओर जाने के आधा समय लगता है। मतलब नीचे की ओर जाने में जितना समय उसके आधा लगता है, यानी d/t का आधा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 नहीं लिख सोचिएगा 2t कर दिया, नहीं, 1d/t का 1/2 किया हुआ हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको समझ में आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब दोनों को आप सॉल्व करोगे, जब दोनों सॉल्व कर यानी प्लस करो तो 2x आ जाएगा, 2x करोगे। अब देखो इसको जब यहाँ से प्लस करोगे तो d, अब देखो यहाँ से जब प्लस करते हैं इसको देखिए कितना आएगा 2x बराबर d/t + d/2t। ये कितना हो जाएगा देखिएगा, अब यहाँ से 2t, अब ये हो जाएगा तो आपका 2 × 2 यानी 2d यानी 3d/, ये हो जाएगा 2t, यानी 2x बराबर 3d/2t, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3d/4t। x बराबर 3d/4t आ गया। अब तब वहाँ से जब ये x बराबर यहाँ रखेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा d/4t। ये दोनों चीज़ें आप लोग नोट करिए, x और y का मान, y का मान कितना आ गया y बराबर d/4t एंड x बराबर 3d/4t, ये आपका आ गया। अब यहाँ से आप लोग लिखा सकते हैं x/y बराबर, x/y बराबर, x का मान कितना आया आपका 3d/4t, y दिया है तो y को क्या लिख दो, y का मान कितना था d/40 था, तो इसको 40/d लिखेंगे क्योंकि y है। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3/1। तो रेशियो कितना हो गया 3:1। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये आपका तरीका है।
आप जो भी फार्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग नोट करते रहिए कॉपी में, उसको रिमेंबर कर लीजिएगा, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो भी फार्मूला होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन देखने को मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं करे कैसे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं कि करे कैसे, इसको देने को तो दे दिया, कहाँ से कैसे स्टार्ट करें। तो देखिएगा ये कह रहा है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं, 25% गणित में असफल हो जाते हैं, सफल मतलब फेल हो जाते हैं। यदि दोनों विषय में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिएगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो कॉमन होगा उसको घटा दीजिएगा। आप बट्टे में से 100 में से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा एक बार देखिए। ई मान लेते हैं आपका अंग्रेजी 35%, एम मान लेते हैं आपका गणित 25%, और ई प्लस एम दोनों विषय हो गया कितना 15%। अब 35 और 25 कितना हो जाता है 60, और 60 में दोनों विषय में कितना फेल होते हैं 15%। 60 में से 15 घटा दो, कितना बचा 55%, सॉरी 45%। ठीक है, 45% आपका विद्यार्थी क्या होता है फेल होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग बराबर अच्छे से। देखिए ये अंग्रेजी में क्या कर रहा है 35% फेल होता है, मैथ में 25% फेल होता है, और दोनों में क्या होता है 15% फेल होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 में से 15 घटाएंगे तो 45% विद्यार्थी क्या होता है टोटल फेल होता है। मैंने क्यों घटाया, क्योंकि जो एक चीज़ क्या है, ये चीज़ें कॉमन है। 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो 45% विद्यार्थी टोटल फेल हुए। और जब 45% विद्यार्थी फेल हुए तो 100 माइनस 45 कर दोगे तो 55% आपका दोनों विषयों में पास होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपका क्या दिया हुआ है। एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल होते हैं, ठीक है, और 38% गणित में। दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी असफल होते हैं। तो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, बस सिंपल से आपको क्या करना है, अभी आपको क्या कर दो 48 प्लस आप 38 कर दो, कितना हो जाएगा 8 8 16, 4 3 7 1 8, माइनस 18 कर दो, कितना हो जाएगा 16 में से 8 जाए 8, 7 से 68%। तो 68% विद्यार्थी क्या होते हैं फेल हो जाते हैं। वे नहीं 68% दिख गया तो 68 नहीं, ये फेल वाले संख्या, फेल वाला पूछता तब, लेकिन क्या पूछा है पास वाला पूछा है। तो 100 में से 68 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका 32%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, लेकिन एक बार फिर भी आप इसको कर लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं है। इसमें वैल्यू बस चेंज है, बस मान चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्वेश्चन सेम है। ध्यान से इस क्वेश्चन को बस आपको पढ़ना है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम रह गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें बस पूछा कि शेष काम पूछा है, बस इसमें यही बात है, शेष काम पूछा, शेष काम कितना बच गया है आपको ये बताना है। तो ए और बी का, ए का 1 दिन का काम 1/20, बी का 1 दिन का काम 1/40। तो दोनों को जोड़ दो 1/20 प्लस 1/40, दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/40। 20 दूना 30, 2 1 3, 3/40। दोनों का 1 दिन का काम 3/40, तो 5 दिनों का काम कितना हो जाएगा 5 से गुणा कर दो, 5/3/8 भाग। अब पूछा कितना भाग बच गया, तो 3/8 भाग काम कर दिए। टोटल भाग मान लेते 1 है, 1 में से 3/8 घटा दो तो कितना हो जाएगा 5/8। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी शेष काम था 5/8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। देखिए यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाएगी। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, तो इसको आप ए बराबर, ठीक है, तो यहाँ से आप ए बराबर P1 प्लस R/100 पे पावर n का फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से A/P कितना हो जाएगा 8820 बट्टे ये हो जाएगा 8000। तो 1 0 1 0 कैंसिल बचेगा, फिर यहाँ 2 से काट दोगे तो 441, अब नीचे हो जाएगा 400। ठीक है,
अब देखो ए बाई पी कितना हो गया 441/400 और ये आपका हो जाएगा 1 + r/100 पे पावर 2 इस तरफ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा तो 21/20 हो जाएगा। 21/20 बराबर 1 + r/100। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 21/20 माइनस 1 बराबर r/100। यहाँ से हो जाएगा 1/20 बराबर r/100। यहाँ से r बराबर हो जाएगा 100/20 20/100 r बराबर 5%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इस वाले फार्मूला का यूज करना था। a बराबर p 1 + r/100 पे पावर n। ये आपका यही बस एक फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपको हर जगह यूज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर काम पूछ रहा है तो ए का 1 दिन का काम 1/20, बी का 1 दिन का काम 1/30, दोनों का 1 दिन का काम, दोनों को जोड़ दो, ये आपका हो जाएगा आपका 20 और 30 का लौसा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, यहाँ से 3 प्लस 3 दूना 60, ये यहाँ 60 हो गया 5/60 यानी 12, 1/12 यानी आपका हो जाएगा 12 दिन। दोनों उस काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी आपका 12 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन है आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपको खुद से करना है। अगर आप कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो मैं तो ये क्वेश्चन सब बताऊंगा ही, लेकिन आप जरूर अपने मन से जरूर कोशिश कीजिए कि ये मैं लगा दे रहा हूँ नहीं लगा दूँ। मैं कल इस प्रैक्टिस सेट को फिनिश कर दूंगा, प्रैक्टिस सेट 5 को, बाकी प्रैक्टिस सेट को भी जल्दी फिनिश कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों ने PDF नहीं लिया तो PDF को जरूर परचेज कर लीजिएगा। बस आपके पास ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा हुआ है तो अपनी तैयारी को और भी मजबूती दीजिए। कम से कम 14 से 15 घंटा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस समय तो और आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए।